तो हेलो गाइस, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो भाई साहब आज मैं जो है बहुत ज़्यादा जो है कमाल की वीडियो ले आया हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, तुमसे पहले भाई साहब को पता है 14 फरवरी को क्या हुआ था भाई साहब? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। आई थी वैसे बॉलीवुड में एक बहुत ज़्यादा जो है ना एक धमाकेदार मूवी, ठीक है। मराठा के रोड के ऊपर बेस एक मूवी आई थी जो कि जिसका नाम था छावा, ठीक है। जो कि छत्रपति संभाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है ना लाइफ के बेस मूवी थी, ठीक है। और जिस वजह ना हमें मराठा से जो है ना जो उनके अंदर का जो जुनून और ये सब जो है ना हमें देखने को मिला था। और दूसरा ये कि यार अपना मैं जो है ना इस पूरी जो है ना स्टोरी के बारे में जो है ना इतना ज़्यादा जानता नहीं था, ठीक है। क्योंकि भाई साहब तो जब मैं मूवी देख के आया था तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो है ना इस वीडियो पे जो है ना कहा भी था कि जो है ना मेरे से जो है ना सही नाम नहीं लिए जाएंगे इनके क्या नाम है आप कह सकते हैं इनके एम्पायर्स का, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि इनाम जोड़ने के लिए जो है ना एक बहुत ज़्यादा जो है ना एक अहमियत रखता है, एक जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना एक इनके लिए जो है ना एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वैसे इस वीडियो में मैं नाम ले रहा हूँ, तो अब मैं क्यों नाम ले रहा हूँ? वैसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगी है, ठीक है। और वैसे अब मैं जो ये वीडियो बना भी रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना नॉलेज से ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज से लेके आया हूँ इनके बारे में, तभी जो है ना मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो भी आज जो वीडियो पे भी जो है ना मैं रिएक्शन करने लगा हूँ, ये वीडियो पे भी जो है ना इनकी यानी कि इनमें हमें जो है ना फैक्ट्स वर्सेस फिक्शन का देखने को मिलेगा, यानी कि उनकी रियल स्टोरी। और छावा में जो मूवी की स्टोरी बताई गई है उसमें जो है ना हमें जो है ना अपना जो है ना कनेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और फैक्ट्स वर्सेस फिक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ताकि छावा मूवी में क्या क्या दिखाया गया था और रियल स्टोरी में असल में क्या हुआ था, और ये सब अभी जो है ना हमें इस वीडियो में पता लगने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि यार ये जो वीडियो ये लेडर फैक्ट्स के चैनल की तरफ से है, ठीक है। सो वैसे ये वीडियो जो है ना बहुत पहले आ चुकी थी, ठीक है। लेकिन मैंने जो है ना ये वीडियो बनाने का चाहा था कि मैंने कहा जो है ना मैं ज़रूर ये वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और वैसे मेरे लिए तो वैसे वीडियो बनाना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं जो है ना बेसिकली यार पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मुझे जो है ना इनकी स्टोरी के बारे में जो है ना मैं बिल्कुल जो है ना अननोन था, ठीक है। तो मेरे लिए खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। ऊपर से जो है ना मैंने छावा मूवी का रिव्यू भी बनाया हुआ था, तो मैंने कहा मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी था। और मेरे भाई मैं वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इनकी ये स्टोरी जानने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने मूवी तो देख ली थी, ठीक है। मूवी में तो जो मुझे समझ में आ गया, लेकिन जो है ना असल स्टोरी मुझे अभी भी जाननी थी। इसलिए मैंने क्या वैसे फटाफट से जो है ना मैं इस वीडियो को जो है ना रिएक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी देखो मेरे साथ, ठीक है। और देखते हैं वैसे उन्होंने क्या क्या बताया है, जो है ना क्या क्या इसमें फैक्ट्स हैं और क्या क्या फिक्शन है, ठीक है। तो वैसे देख लेते हैं बाय वीडियो। छावा देखकर थिएटर से आए हैं। सच में आखिर के वो जो 20 मिनट इस फिल्म के थे वो इतने सारे इमोशंस एक साथ लाते हैं जिसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। अगर कोई पूछे कि इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार में ट्रांजिशन होते आप किस एक्टर को देख पाते हो, तो आंख बंद करके विकी कौशल का नाम ले लेना। हाथी घोड़े बांध के तैयारी तो तेरी भारी है, जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा फिर भी सब पे भारी है। 2025 में अब तक बॉलीवुड के खेतों में ऐसा सूखा पड़ा हुआ था कि उसे अजय देवगन की आजाद की फर्टिलाइजर, शाहिद की देवा का खाद और अक्षय कुमार की स्काई फोर्स का पानी और कंगना की इमरजेंसी वाली जवानी, सॉरी इसको इंक्लूड नहीं करना था। मेरा मतलब बड़े बड़े महारथी की गति भी इतनी धीमी हो गई थी कि कोई भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 50 करोड़ नहीं दे पा रहा था। तभी मैडॉक सिनेमा की तरफ से विकी कौशल की छावा बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धावा बोलती है कि ये फिल्म विकी कौशल की अब तक की बिगेस्ट ओपनर बनती है। साथ ही साथ वैलेंटाइन वीक पर लौंडे सख्ती से गर्लफ्रेंड के साथ योयो जाने के बजाय थिएटर में हर हर महादेव कहते नजर आते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव यही बार बार निकल रहा था जब अंदर बैठे थे, गूज़बम्स आ गए। इस फिल्म में अनलाइक अदर बॉलीवुड पीरियोडिक फिल्मों की तरह ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए छत्रपति संभाजी महाराज की मर्यादा और सम्मान को ध्यान में रखकर फिल्म में काफी सारी चीजें दिखाई जाती है। लेकिन फिर भी मेकर्स एक दो जगह नहीं, मतलब काफी सारे ऐसे जगह पर चूक जाते हैं जिसकी वजह से बनते बनते कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाती है और ये फिल्म चाह कर भी तानाजी वाला इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी की वीर गाथा सुनने से ही आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद भी काफी लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा छावा एक अधूरी फिल्म क्यों है, और जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है उसके अपोजिट विकिपीडिया पे छत्रपति संभाजी महाराज के चरित्र के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिसे जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। मैं मानता हूँ कि तबीयत डाउन होने की वजह से इस वीडियो में थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन असली इतिहास और फिल्म से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें खोज कर लाया हूँ। जैसे कि औरंगजेब जब एक क्रूएल राजा था तो उसे कुछ लोग रहमत उल्लाह उल सलेह क्यों कहते हैं, और क्या सच में संभाजी महाराज ने अपने ही सौतेली माँ को बंदी बना लिया था, और सबसे बड़ी बात क्या संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ा गया था, और क्यों छावा मूवी के सीक्वल आना जरूरी है। सो आई कैन गारंटी यू कि छावा की इससे डिटेल वीडियो शायद ही कहीं आपको और मिले। और इस हिस्ट्री वर्सेस रियलिटी वाली वीडियो के लिए हमने आपसे जब शॉर्ट्स पे पूछा तो 24 आवर्स में ही उस पर 300 प्लस कमेंट्स भी आ गए। तो सच्चाई और छलावा करते हैं एक बार फिर से विश्लेषण। तब तक आप हर हर महादेव टाइप कर दो तो इंक्रीज आवर मोटिवेशन। तो वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, एक्चुअल प्लॉट्स एंड रियल ट्रूथ प्रेजेंटेड इन मूवी। सेकंड, डिगिंग आउट द रियल हिस्ट्री व्हिच इज नॉट शोन इन द मूवी। एंड थर्ड, हाउ एंटायर मुगल एम्पायर वाज डिवास्टेटेड आफ्टर संभाजी महाराज।
तो देखो, हिस्टोरिकल या पीरियोडिक फिल्मों में अक्सर चीजों को एग्जैगरेट करना, मसाला ऐड करने के लिए फिक्शनल कैरेक्टर्स को ऐड करना, लव स्टोरी घुसा देना, ये सारी चीजें होते आई है। लेकिन बात करें छावा की, तो ये फिल्म थोड़ी सी भी लिबर्टी ना लेते हुए हिस्ट्री से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करती। फिल्म की रिलीज से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के शब्दों में हेर फेर करने के एलिगेशन लगे थे, जहां उन्होंने कहा था कि हे हिंदवी स्वराज्य भावे श्रीचिन चिच्छा। वही ट्रेलर से हिंदवी वर्ड को हटा देने से काफी हंगामा हुआ था। लेकिन अगर आप फिल्म देखोगे तो मेकर्स ने इतिहास से छेड़छाड़ ना करते हुए एग्जैक्टली वही वाक्य दो बार ऐड कराया है। अब देखो, हिस्ट्री से छेड़छाड़ करने का दुष्परिणाम ये होता है कि आने वाली जनरेशन मैनिपुलेटेड हिस्ट्री को ही सच मान लेती है, जैसा कि रामायण के साथ भी होता है। मलेशिया वालों की एक अपनी अलग ही रामायण है। इंडिया में भी जगह जगह पे अलग वर्जन देखने को मिलता है और लोग अपने इच्छा अनुसार उसमें चीजें ऐड और डिलीट करते जाते हैं और बाद में कुछ निर्लज्ज लोग सवाल उठाते हैं कि क्या श्री राम मांस खाते थे। इसलिए इतिहास से छेड़छाड़ करना एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। ऐसे में ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत ही सही तरीके से दिखाती है कि कैसे वो अपने पिता और पूरे मराठा स्वराज्य के लिए खुद का बलिदान देने तक से नहीं चूकते। फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा वो था औरंगजेब के बेटे मोहम्मद अकबर को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना दिखाना, जैसे कि बाकी बॉलीवुड फिल्में करते आई है। लेकिन इस फिल्म में उसे एज अ सपूला ही दिखाया गया है। औरंगजेब को 7-8 फीट का ना दिखाते हुए बिल्कुल ही सही तरीके से दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि कैसे संभाजी महाराज ने उसकी नाक में दम कर दिया था। विकी कौशल ने एक एक सीन में जान फूका है, फिर चाहे वो अभिमन्यु की तरह चौकट उठा के सैकड़ों लोगों से भिड़ जाना हो, रणनीति बनाकर दुश्मनों पे अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह अटैक करना हो। और येसु भाई के कैरेक्टर में रश्मिका से मुझे कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी काफी बढ़िया काम किया है और खासकर पहले के लोग जैसे योग साधना से टेलीपैथी से बात कर पाते थे, उसे भी इस फिल्म में अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में जब छत्रपति संभाजी महाराज और उनके एडवाइजर कवि कलश को जब बंदी बना लिया जाता है तो दोनों को साथ में पकड़ के जंजीरों से बांध दिया जाता है। तब उनकी जो बातचीत होती है और जब कवि कलश को रात में मौत की सजा देने से पहले ये बात जानते हुए भी संभाजी महाराज चाह कर भी अपने मित्र और सलाहकार कवि कलश को नहीं बचा पाएंगे, तब संभाजी महाराज जो बातें कहते हैं कि तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तिलक हमारे माथे का, मतलब भाई रोना आ जाता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है, मराठा दरबार की डिटेलिंग पर काफी अच्छे तरीके से काम किया गया है। फिर चाहे वो तराजू दिखाना हो या फिर मछली, जिसका तात्पर्य मराठाओं का साम्राज्य जमीन और समुद्र दोनों में होने से था। संभाजी महाराज के साथ अपनों का ही विश्वासघात करना, हाथियों से गद्दारों को कुचलवा देना, यानी ये सारी चीजें बिल्कुल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही दिखाई गई है। अक्षय खन्ना और विनीत कुमार सिंह ने भी भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। फिल्म के कुछ सीन्स जो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगे वो ये है कि जब औरंगजेब संभाजी महाराज को बंदी बना लेता है तो उनके सामने 3 शर्तें रखता है। पहला ये कि मुझे पूरे भारत का बादशाह मान लो, सेकंड मराठाओं का सारा खजाना मुझे दे दो एंड थर्ड इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन इस बात को ना मानते हुए संभाजी महाराज औरंगजेब की दरबार में ही उसकी बेइज्जती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें 40 दिन तक टॉर्चर करता है। लेकिन फिल्म में इन चीजों को दिखाया ही नहीं गया। फिल्म में सिर्फ इतना दिखाया गया कि वो टॉर्चर करता है, लेकिन किस लिए करता है वो ठीक से नहीं दिखाया गया। अब मेकर्स को सच्चाई दिखाने में किस बात का डर था वो तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि फिल्म का डायरेक्शन लक्ष्मण उतेकर जी ने किया है, लेकिन इसमें वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास पता था उनका तो चलो ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं पता था उनके ऊपर से काफी सारी चीजें यूं ही निकल जाती है। अच्छी थी बट फास्ट पेस के चक्कर में थोड़ा सा डायरेक्शन बिगड़ गई थी। बाकी विकी कौशल जैसे कि वो संभाजी महाराज की सौतेली माँ को उनके खिलाफ षड्यंत्र करते दिखाना, काफी लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो कौन है, उनका संभाजी महाराज से क्या कनेक्शन है। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी वीक है। और हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु पे औरंगजेब का स्वेटर बनते हुए ये कहना कि जन्नत के दरवाजे खुले रखना शेर आ रहा है, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। इस फिल्म के बीजीएम और गाने बिल्कुल ही बकवास हैं। ए.आर. रहमान इज लाइक ऊंची दुकान फीकी पकवान। यही काम अगर बी प्राक, सुखविंदर सिंह या किसी भी अच्छे सिंगर को दिया होता तो मजा ही आ जाता। देखो, ए.आर. रहमान एक अच्छे म्यूजिक कंपोजर हो सकते हैं, लेकिन अच्छे सिंगर मैं नहीं मानता। हाँ, तो अब उन चीजों पर बात कर लेते हैं जिन्हें फिल्म में दिखाया ही नहीं गया। एक राइटर, स्कॉलर और एक राजा। छत्रपति संभाजी महाराज के जन्म के 2.5 साल के बाद ही उनकी माँ का देहांत हो जाता है। तब उनकी दादी जीजाबाई उनका पालन पोषण करती है, उन्हें देश, धर्म, हिंदवी स्वराज्य और जीवन के आदर्शों के बारे में बताती है। और इसलिए 14 साल की उम्र में ही उन्होंने बुद्धभूषणम, नखशिख जैसी 3 संस्कृत ग्रंथ तक लिख दिए थे। संभाजी महाराज महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उनकी राज मुद्राओं पे लिखा होता था, श्री शंभो शिवजात मुद्रा से धौवित राजते यंदक सेवनी लेखा वर्तत कस्य नो परी। अर्थात भगवान शिव के भक्त और शिवजी के पुत्र संभाजी का राज्य आकाश तक फैला है और सभी प्रजाजनों के लिए हितकारी है। पता है, संभाजी महाराज जब बहुत छोटे थे तभी उन्हें औरंगजेब से मिलना भी पड़ा था। हुआ कुछ ऐसा था कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के सबसे बड़े गुर्गे, मेरा मतलब जय सिंह से संधि की थी, तो जय सिंह ने उन्हें कहा था कि औरंगजेब उन्हें पूर्ण सम्मान देगा, इसलिए शिवाजी और संभाजी उनसे मिलने चले जाते हैं। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और छोटे संभाजी को बंदी बना लिया होता है। ऐसे में शिवाजी महाराज वहाँ से निकलने की युक्ति लगाते हैं और मुगलों से ये बोलते हैं कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है कुछ दिनों से, तो कोई भी उनके घर में एंटर ना करे। जब भी कोई
कोई मुगल सैनिक वहाँ पर आता और खिड़की से अंदर देखता तो उनको लगता कि शिवाजी महाराज आराम कर रहे हैं। इसी बीच अक्सर शिवाजी महाराज संतों के लिए फलों और मिठाइयों की टोकरियां भिजवाया करते थे। तो एक दिन वो खुद और संभाजी संतों के लिए फलों और मिठाइयों की टोकरियां भिजवाया करते थे। तो एक दिन वो खुद और संभाजी राजे को लेकर फलों की टोकरी में बैठते हैं और भाग निकलते हैं। इन मुगल सैनिकों को शक ना हो जाए इसलिए वो अपने सौतेले भाई हीरोजी फरजान को अपनी जगह पर चद्दर उड़ाकर सुला देते हैं और अपने एक हाथ का कड़ा हीरोजी को पहना देते हैं, जिससे हीरोजी का हाथ बाहर रहे और मुगल सैनिकों को लगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज आराम कर रहे हैं। और इसी की वजह से शिवाजी और संभाजी को टाइम भी मिल जाता है, जिससे वो आराम से बच निकलते हैं। इसके बाद औरंगजेब घोषणा कर देता है कि किसी भी बाप बेटे को देखने से तुरंत फौरन पकड़ लिया जाए। लेकिन शिवाजी महाराज आगरा से सीधा पूना नहीं बल्कि उत्तर में मथुरा की तरफ चले जाते हैं और संभाजी को मथुरा में कृष्ण जी पंत के यहाँ पे छोड़ देते हैं, जिससे पकड़े जाने का खतरा बिल्कुल ही कम हो जाता है। और बचपन में ही कुछ इस तरह संभाजी महाराज पहले ही अपने सबसे बड़े शत्रु से मिल चुके होते हैं। इसी चीज को फिल्म में अगर थोड़े अच्छे तरीके से दिखाया जाता तो लोग बिल्कुल ही कनेक्ट कर पाते। और संभाजी महाराज के बारे में ऐसी बात भी कही जाती है जिसे सच से ज्यादा मुझे इतिहास मिटाने वालों की करतूत लगती है, जैसे कि JL मेहता की बुक एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस बुक में बताया जाता है कि शिवाजी महाराज संभाजी राजे के खराब व्यवहार और डिसिप्लिन ना होने की वजह से उनसे इतने नाराज हो जाते हैं कि उन्हें पन्हाला किले में कैद कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि छत्रपति संभाजी महाराज को अनुशासन और रणनीति में सबसे उच्च राजा माना जाता है। फिर उस बुक में ऐसा बताया गया है कि 1678 में संभाजी राजे किसी तरह वहां से भाग निकलकर दिलेर खान से जा मिलते हैं और एक साल के बाद 1679 में वो बीमार शिवाजी महाराज से मिलते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें माफ कर देते हैं। और YJ भावे की बुक फ्रॉम द डेथ ऑफ शिवाजी टू डेथ ऑफ औरंगजेब, इस बुक में बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद मराठा एम्पायर के अगले छत्रपति बनने की प्लानिंग की होड़ लग जाती है और इस रेस में सबसे आगे होते हैं संभाजी महाराज के सौतेले भाई और सोयरा बाई के बेटे राजाराम। लेकिन अगले छत्रपति बनने के लिए संभाजी महाराज अपने सौतेली माँ और उनके बेटे राजाराम और राजाराम की पत्नी को कैद कर लेते हैं। मतलब एक ऐसा महान राजा जिसने बचपन से लेकर वीर गति प्राप्त होने तक सिर्फ संघर्ष किया, 120 युद्ध लड़े और सारे के सारे जीते भी, जिसने एक हाथ में शस्त्र और दूसरे में शास्त्र को रखा, अपनी आखिरी सांस तक शेर की तरह दहाड़ते हुए मृत्यु को गले लगा लिया। उसके बारे में ऐसी बातें कहना कि उन्होंने गद्दी पाने के लिए अपने सौतेली माँ और अपने भाई को बंदी बना लिया। अरे मुगल्स और मराठों में यही तो डिफरेंस था कि वो गद्दी के लिए अपने परिवार के लोगों की हत्या नहीं करते थे। लेकिन इस तरह की बातें दिल को चुभती है। वो भी एक परम प्रतापी धर्मवीर महान राजा के बारे में अगर ऐसी बातें की जाती है तो ये मुझे उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र लगता है। अगर कोई मराठी या हिस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला बंदा ये वीडियो देख रहा है तो अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। और एक चीज जिसे इस फिल्म में जरूर दिखाना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया, वो ये था कि मराठा एम्पायर के दुश्मन सिर्फ मुगल्स ही नहीं होते बल्कि पुर्तगाली लोग, सिंधी लोग भी होते। शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद पुर्तगाली लोगों ने अपनी सीमा बढ़ाने के लिए आतंक मचाना शुरू कर दिया होता है। कोंकण के गोवा और बॉम्बे में पुर्तगालीज यानी पुर्तगाली लोगों का ऐसा आतंक होता है कि वो गोवा के सारे हिंदुओं को मार रहे होते हैं, उनका कन्वर्जन कर रहे होते हैं। उनका बोलबाला नौसेना यानी नेवी में बहुत ज्यादा होता है। वो अक्सर मराठाओं के शिप्स लूट लिया करते हैं। इसी बात से तंग आकर संभाजी महाराज ने उन्हें सबक सिखाने की ठानी और 1683 से 1684 तक गोवा में उनसे युद्ध किया और उनकी औकात दिखा दी। लेकिन मुगल्स और पुर्तगाली मिल चुके होते हैं और मुगलों की बड़ी सेना की वजह से गोवा से संभाजी महाराज को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ता है। हाँ, तो अब औरंगजेब और उसके पास्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसके पास्ट के बारे में काफी लोगों को ढंग से पता ही नहीं है। और 8.5 लाख से ज्यादा की सेना वाले औरंगजेब की पूरी मुगल एम्पायर कैसे तबाह हो गई उस पर भी बात कर लेते हैं। तो मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार, सबसे ज्यादा कर वसूली अगर किसी के रिजाइम में हुआ तो वो औरंगजेब या आलमगीर ही था। वो अकेला मुगल बादशाह था जिसने दक्कन और दक्षिण भारत को भी हथियाने की पूरी कोशिश की थी। औरंगजेब शाहजहां की 6ठी संतान थी और उसका तीसरा बेटा था, इसलिए शाहजहां उसे दक्कन का सूबेदार बनाता है। इधर वो अपने दूसरे बेटे दारा सिकोह को मुगल दरबार का कामकाज धीरे धीरे सौंपने लगता है। एक बार शाहजहां की एक बेटी जलकर मर जाती है, फिर भी औरंगजेब आगरा वापस नहीं आता। वो उसके 3 हफ्ते बाद आता है और जब वो आता है तो शाहजहां गुस्से में उसे दक्कन के सूबेदार के पद से हटा देता है। 7 महीने तक दरबार में न आने की सजा भी देता है। बाद में उसकी क्रूरता और युद्ध नीतियों की वजह से उसे मुल्तान सिंध का सूबेदार बनाया जाता है। लेकिन 1652 के गोलकोंडा के युद्ध में शाहजहां ने अपनी सेना वापस बुला ली होती है, जिससे औरंगजेब वो युद्ध हार जाता है। इधर 1657 में औरंगजेब बीमार पड़ जाता है और ऐसा बीमार कि उसके सारे बेटों को लगता है कि अब तो गया है बुड्ढा और मेरे मुगल बादशाह बनने का टाइम आ गया है। तो औरंगजेब यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक कॉन्स्पिरेसी करता है। वो अपने ही भाई मुराद को अपनी तरफ मिला लेता है, क्योंकि उसने मुराद से कहा होता है कि अगर तुम दारा और सुजा को हटाने में मेरी मदद करते हो तो मैं मुगल सल्तनत की गद्दी तुम्हें सौंपकर खुद हज करने चला जाऊंगा। मुराद और औरंगजेब की सेना मिलकर दारा को हरा देते हैं और दारा उत्तर की तरफ भागता है तो उसे एक बलोच सरदार अपने यहाँ शरण देने का वादा करके औरंगजेब को सौंप देता है और औरंगजेब अपने ही भाई दारा सिकोह को मृत्यु दंड की सजा देता है। अपने दूसरे भाई सुजा को वो वर्मा में मार गिराता है और मुराद को अपने ही भाइयों के मारने की सजा देता है और अपने बाप शाहजहां को कैद कर लेता है। शाहजहां कभी भी औरंगजेब को बादशाह नहीं देखना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर और कट्टरपंथी विचारधारा का था। तो वही दारा सिकोह सबको लेकर चलने वाला था, आर्ट और म्यूजिक को भी बढ़ावा देने वाला था। औरंगजेब का बड़ा
भाई दारा शिको, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, मतलब दो समुद्रों का मिलन। और इतना ही नहीं, उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, वर्ड्स ऑफ गॉड। वहां से वो लैटिन में और वहां से जर्मन में ऑर्थर शोपेनहावर ने ट्रांसलेट कराया। और उस दारा शिको का सर काट के थाली में सजा के जेल में बंद अपने बाप को देने वाला वो गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है, और दारा शिको नहीं। लेकिन जब औरंगजेब बादशाह बना तो उसने गैर मुस्लिम यानी काफिरों के मंदिर जाने पर जिजिया कर लगा दिया, जिससे विवश होकर वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। 1668 में उसने गाने और संगीत पर भी बैन लगा दिया, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम। सोमनाथ, बनारस के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव राय मंदिर, उसने इन सारे मंदिरों को तोड़ा। क्रिश्चियन मिशनरीज को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। 1656 में उसने 9th सिख गुरु यानी गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम करा दिया, क्योंकि उसने उनसे कहा कि तुम या तो कोई चमत्कार करके दिखाओ या फिर अपना धर्म छोड़ दो। तो उन्होंने दोनों काम करने से इनकार कर दिया, इसीलिए उन्हें भी मार दिया। उसी का बाप शाहजहां ने उसको कहा कि जेल में मैं अकेले रहता हूँ तो कुछ बच्चों को भेज दो, मैं उन्हें कुरान पढ़ा दूंगा। तो औरंगजेब ने अपने ही बाप से कहा कि अभी बादशाह चली गई लेकिन बादशाही करने का जज्बा नहीं गया। शाहजहां को इवन अनाज और पानी भी लिमिटेड दिया जाता था। इसलिए शाहजहां ने फारसी में लिखा कि तुझसे अच्छा तो वो काफिर है जो मरने के बाद भी पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को तर्पण देता है। अपने ही बाप शाहजहां से औरंगजेब इसलिए भी चिढ़ता था क्योंकि उसने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसे इतने सारे शानदार मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, और इन सारे भवनों को बनाने में उसने आधे से ज्यादा राज खजाना लुटा दिया था, और बाकी खजाना नई राजधानी दिल्ली बनाने में। फिर भी कुछ लोग औरंगजेब को रहमत उल्लाह उल सलेह कहते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो तो राज खजाने से एक भी पैसे नहीं लेता था। अरे टोपियां बुन बुन के बेचारा अपनी रोजी रोटी चलाता था। भला अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ ऐसा ही फिल्म में भी दिखाया गया था। और आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ये वो हिंदुस्तान की तारीख में बादशाह हैं जिसकी अंग्रेज भी आज ईमानदारी की तारीफ। इन्होंने बैतुल माल से तनख्वाह लेना बंद, टोपियां सी के अपना पेट पाला करते थे। इसलिए कहते हैं कि क्रूर लोग सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, समय आने पर अपनों के साथ भी क्रूरता करने में पीछे नहीं हटते। और भाई जो लोग औरंगजेब को एक नेक दिल बादशाह बताते हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ऊपर वाला उन्हें भी औरंगजेब जैसा भाई और औरंगजेब जैसा ही बेटा दे। तो देखो, संभाजी महाराज की वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद उनके 40 दिनों तक चले टॉर्चर, और कई जगह पर तो ऐसा भी बताया जाता है कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया था। तो कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि उन्हें कुत्तों को खिला दिया गया था। इसी बात से मराठाओं का खून खौल उठता है और वो लगातार बार बार औरंगजेब से युद्ध करते हैं और उसके दक्कन के हथियाने के सपने को कभी पूरा नहीं होने देते। औरंगजेब कभी भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाता और इतने साल दक्कन में बिताने की वजह से उसकी पकड़ उत्तर में भी कमजोर पड़ने लगती है, और इसीलिए उसके बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। हाँ तो भाई, आई होप कि अभी आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी और संभाजी महाराज के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसलिए संभाजी महाराज के लिए कहते हैं कि देश धर्म पे मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। फुल जो है ना मेरे लिए तो एक वीडियो रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार इनकी स्टोरी पूरी सुन के, ठीक है। मुझे तो अभी पूरा पता लगा था कि यार क्या स्टोरी थी, ठीक है। बाकी दूसरा ये कि क्या नाम है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार इनकी बैक स्टोरी सुन के, ठीक है। और मैं तो पहले से यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, ठीक है, जो कि जब ये वीडियो आई थी, ये वीडियो देखकर अभी जो ना बहुत पुरानी है, यानी कि पिछले महीने की है। तो मैंने सोचा भी था कि मैं जो है इस वीडियो पर जो ना ज़रूर रिएक्शन करूँगा ताकि जो ना मुझे पता लगे, ठीक है। और मेरे साथ जो ना मेरे जो लोग पाकिस्तान से या जिन लोगों को इन स्टोरी के बारे में नहीं पता सही से, उन लोगों को भी पता लगने वाला बन सके, ठीक है। तो ये स्टोरी यार बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जिस तरह से उन्होंने बताया और बहुत सारा जो उन्होंने अच्छे से हमें समझाया कि क्या नाम है, क्या फैक्ट्स और क्या फिक्शन है, और अभी हम पता लग गया। और अभी हम इस वीडियो से हमें ये भी पता चलता है कि क्या नाम है, बहुत सी जो चीज़ें जो हवा में मिस हैं, ठीक है। और खैर भाई, अब सबका अपना अपना ओपिनियन था, ठीक है। बाकी यार मूवी तो बहुत ज़्यादा बेस्ट थी, ठीक है। और अब भाई मेरे बीच में जो ना सारा कन्फ्यूजन जो दूर हो गया ना, जो ना मुझे भी जो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी जब मैंने मूवी देख के आया था कि भाई सभी ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये वैसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब मेरी जो ना वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब मस्त कर देना, ठीक है भाई साहब। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लाइक तो ज़रूर कर देना यार, और सब्सक्राइब भी मस्त कर देना यार, ठीक है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।